आपके द्वारा दी गई कहानी। 70 साल पहले चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की विशिष्ट सेनाओं के बीच चोसिन जलाशय में एक विश्वव्यापी मुकाबला हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी सेना के इतिहास की सबसे विनाशकारी हार हुई। अमेरिकियों ने इसके कारणों का विश्लेषण करने में 70 साल बिता दिए हैं और आज तक वे इन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। नवस्थापित पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके पास पुनर्निर्माण के लिए बहुत कुछ था, ने उत्तर कोरिया की सहायता के लिए इतनी बड़ी संख्या में सैनिक भेजने का साहस क्यों किया? पतले कपड़े पहने और हल्के हथियारों से लैस चीनी पीपल्स वॉलंटियर्स भारी हथियारों से लैस अमेरिकी मरीन को हराने में सक्षम थे। क्या ये केवल इसलिए था क्योंकि वे कठिनाई या बलिदान से नहीं डरते थे? बेशक, कारण अधिक जटिल हैं। ये वीडियो इस जीत के पीछे की क्रूरता और महानता का विस्तार से वर्णन करेगा। 25 जून 1950 को कोरियाई युद्ध छिड़ गया। शुरुआत में किम इल सुंग के नेतृत्व में कोरियाई पीपल्स आर्मी अजेय थी, जिसने केवल 2 दिनों में सियोल पर कब्जा कर लिया और अपनी अथक प्रगति जारी रखी। चुप बैठने में असमर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुरंत सशस्त्र हस्तक्षेप की घोषणा कर दी। 15 सितंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र बलों के कमांडर इन चीफ जनरल डगलस मैकार्थर ने व्यक्तिगत रूप से प्रमुख जहाज यूएसएस माउंट मैकिनले पर युद्ध की देखरेख की। 300 से अधिक युद्धपोतों और 500 विमानों के समर्थन से अमेरिकी साम्राज्यवादी सेना ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की और कोरियाई पीपल्स आर्मी को प्रभावी रूप से आधा कर दिया। 27 सितंबर को लैंडिंग बल बुसान के सुवन में सैनिकों के साथ फिर से मिला और एक दिन बाद सियोल पर फिर से कब्जा कर लिया। 3 नवंबर को प्रीमियर झो एनलाई ने चीन में भारतीय राजदूत को संयुक्त राज्य अमेरिका को ये बताने का निर्देश दिया कि यदि संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं 38वीं समानांतर रेखा पार करती हैं तो वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। हालांकि ट्रूमन प्रशासन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उनकी नज़र में 2 सप्ताह पहले ही 3री फील्ड आर्मी के प्रमुख जनरल यू सोंग शिलुन के नेतृत्व में 9वीं कोर फुजियान में अपनी सेना स्थापित कर रही थी और ताइवान पर फिर से कब्जा करने की तैयारी कर रही थी। 9वीं कोर की 20वीं, 26वीं और 27वीं सेनाएं, जो मूल रूप से पूर्वी चीन फील्ड आर्मी की पहली, 8वीं और 9वीं कोर थीं, पूर्णतः मुख्य बल थीं। ट्रूमन ने 7वें बेड़े को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ताइवान को आज़ाद कराने से रोकने के प्रयास में ताइवान जलड मरु मध्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उस समय चीन की नौसैनिक और वायु शक्ति को देखते हुए ताइवान जलड मरु मध्य को पार करना स्पष्ट रूप से असंभव था। 8 अक्टूबर को एक विस्तृत पोलित ब्यूरो बैठक में गहन चर्चा के बाद केंद्रीय और सैन्य नेता शुरू में कोरिया में सेना भेजने से असहमत थे। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, इस बात को लेकर गंभीर संदेह था कि क्या कोई निर्णायक जीत हासिल की जा सकती है। लिन बियाओ की राय विशेष रूप से प्रतिनिधि थी क्योंकि मूल रूप से उन्हें कोरिया में सैनिकों का नेतृत्व करने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय और ऊर्जा समर्पित की थी और दोनों पक्षों के बीच हथियारों और सैन्य शक्ति में असमानता की अपेक्षाकृत गहरी समझ थी। दूसरा, ये सवाल कि क्या इस तरह के युद्ध लड़ने के लायक था, ये था कि क्या उत्तर कोरिया का समर्थन करना स्वीकार्य था। कोरिया में सेना भेजना और अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं से सीधे भिड़ना जीत या हार की परवाह किए बिना बेहद महंगा होगा। चेयरमैन माओ को उस समय कई अनकही दुविधाओं का सामना करना पड़ा और वे पक्ष विपक्ष के इस मौलिक विश्लेषण को पूरी तरह से व्यक्त करने में असमर्थ थे। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक पूर्वोत्तर चीन का मुद्दा था। कई लोग अभी भी कोरियाई युद्ध और पूर्वोत्तर चीन की विजय के बीच संबंध को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। 9 अगस्त 1945 को 1.5 मिलियन सोवियत लाल सेना के सैनिकों ने एक साथ 3 मोर्चों से पूर्वोत्तर चीन पर आक्रमण किया। हालांकि हमें पूर्वोत्तर चीन को आज़ाद कराने में मदद के लिए सोवियत संघ का आभारी होना चाहिए। हम केवल पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि कितने स्वतंत्र देशों ने अपने मुक्तिदाताओं की सेना के कारण अपनी संप्रभुता नहीं खोई। आज जापान और दक्षिण कोरिया को ही देख लीजिए। इसलिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद पूर्वोत्तर चीन पर संप्रभुता पूरी तरह से वापस नहीं ली गई थी। कुछ क्षेत्र सोवियत हाथों में रहे, मुख्य रूप से झोंगचांग रेलवे और लुशुन बंदरगाह। उस समय पूर्वोत्तर चीन का सबसे औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र था। बीजिंग जिंगलिन की राजधानी थी और लुशुन बंदरगाह बीजिंग के करीब बोहाई खाड़ी का प्रवेश द्वार था। इस जगह पर सोवियत संघ का कब्जा था, जो चीन के सिर और गर्दन के सोवियत हाथों में फंसने के बराबर था। स्टालिन के दृष्टिकोण से इतने सारे सोवियत लाल सेना के सैनिकों का बलिदान दिया गया था। वो मूल रूप से लुशुन, एक अचल बंदरगाह का उपयोग नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए करना चाहता था। अब ये विचार नाले में चला गया है। दुनिया में ऐसा सस्ता देश कहाँ है? दुनिया में इतनी सस्ती चीज कहाँ है? इसलिए स्टालिन हमेशा उत्तर कोरिया द्वारा एकीकरण का युद्ध शुरू करने से असहमत थे। लेकिन चीन के साथ चीन सोवियत मैत्री, गठबंधन और पारस्परिक सहायता संधि स्थापित होने के बाद उन्होंने किम इल सुंग को निजी तौर पर सूचित किया कि वो कार्रवाई कर सकते हैं।
कोरियाई पीपल्स आर्मी ने 38वें समानांतर को पार कर लिया, जो चीन से पूरी तरह छिपा हुआ था। 7 जुलाई 1950 को जब अमेरिकी सेना ने कोरिया में सैनिकों को जुटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव 84 पर मतदान किया तो सोवियत प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका सेना भेजता तो कोरियाई पीपल्स आर्मी की जीत की संभावना बहुत कम होती और अंततः उसे पूर्वोत्तर चीन में निर्वासित सरकार स्थापित करनी पड़ती। अमेरिकी सेना सीधे यालू नदी की ओर बढ़ रही थी। अमेरिकी सेना के भारी दबाव का सामना करते हुए चीन केवल पूर्वोत्तर चीन में तैनात सोवियत सैनिकों पर ही निर्भर रह सकता था। परिणाम चाहे जो भी हो, सोवियत संघ चीन के साथ बातचीत के जरिए अपने सभी खोए हुए अचल बंदरगाह हितों को पुनः प्राप्त कर सकता था। हालांकि स्टालिन ने कभी नहीं सोचा था कि चीन कोरिया में सेना भेजने का साहस कर सकता है। जब चीन ने स्टालिन को कोरिया में सेना भेजने के अपने फैसले की सूचना दी तो उन्होंने पहले ही सेना भेज दी। सोवियत वायुसेना की प्रतिबद्धता को किसी बहाने टाल दिया गया। इससे चीन के लिए मुश्किलें बढ़ रही थीं और हमें पीछे हटने पर मजबूर करने की कोशिश की जा रही थी। उस समय चेयरमैन माओ ने इस बड़े बदलाव पर चर्चा करने के लिए उत्तर पश्चिमी युद्ध के देवता पेंग देहुआई को तत्काल बुलाया। स्टालिन ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि अगर सोवियत संघ वायुसेना नहीं भी भेजेगा तो भी चीन सेना भेजेगा। चेयरमैन माओ ने इसके पीछे हितों की प्रतिस्पर्धा को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन वे इसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं कर सके। उस समय सोवियत संघ अभी भी बड़ा भाई था। वो बाहरी दुनिया को कैसे बता सकता था कि ये गड्ढा हमारे लिए बड़े भाई ने खोदा है। मान लीजिए कि हमने उस वर्ष सेना नहीं भेजी होती तो परिणाम स्पष्ट होता। संयुक्त राज्य अमेरिका यालू नदी पर सेना तैनात कर देता। पूर्वोत्तर चीन के सभी भारी औद्योगिक कारखाने दुश्मन की मारक क्षमता की सीमा में होते। पूर्वोत्तर चीन की संप्रभुता, जो सोवियत संघ से वापस ले ली गई है, अमेरिकी सेना को रोकने के लिए सोवियत लाल सेना को वापस आने के लिए कहने पर मजबूर हो जाती। पहले हमारे सिर और गर्दन सोवियत संघ के हाथों में फंस गए थे। अब नतीजा ये है कि हम अंदर से बाहर तक सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के हाथों में फंस गए हैं। अगर चीन विकास करता रहा तो कैसे टिक पाएगा? तो सेना भेजने का क्या? परिणाम तो बस कुछ ही हैं, जीत, ड्रॉ और हार। ड्रॉ का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर ड्रॉ भी हो तो भी यही माना जाता है कि हम जीत गए। तो आइए इसका विश्लेषण करें। अगर हम हार गए तो हमें क्या करना चाहिए? यह वास्तव में निर्णय लेने का सबसे कठिन और सिरदर्द पैदा करने वाला हिस्सा है। अगर हम सेना भेजते हैं और जीत नहीं पाते तो हो सकता है कि हम न सिर्फ अमेरिका को नाराज करें बल्कि अमेरिका को भी नीची नज़रों से देखें। युद्ध के यालू नदी तक पहुंचने के बाद ये तेजी से चीनी क्षेत्र में फैल जाएगा। अगर यही नतीजा निकलता है तो सेना न भेजना ही बेहतर होगा। हालांकि एक बात जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि जो घंटी खोल सकता है उसे साफ भी करना होगा। तो सोवियत संघ का रवैया क्या होगा? अगर चीन सेना नहीं भेजता और अमेरिका यालू नदी के पूर्व में अपनी सेना तैनात कर देता है तो हमें सोवियत संघ से पूर्वोत्तर में सेना तैनात करने की भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन अगर चीन उत्तर कोरिया में सेना भेजता है तो आप, सोवियत संघ, बड़े भाई हैं। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? इस खेमे में बाकी भाइयों में से कौन आपकी बात मानेगा? हम अभी भी आपके खेमे में क्यों रह रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम एक ही समय में अमेरिका से क्यों नहीं लड़ते और अंततः एक होकर एक परिवार क्यों नहीं बन जाते? चूंकि आप सोवियत संघ पूर्वोत्तर के हितों के पीछे हैं तो अगर चीनी सेना हार भी जाती है तो भी सोवियत संघ निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधे चीनी सेना का पूर्वोत्तर में पीछा करने की अनुमति नहीं देगा। क्या पूर्वोत्तर के अधिकार और हित अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के नहीं होंगे? फिर आप, स्टालिन, इतने लंबे समय तक ये गणना क्यों करते रहे? तो स्टालिन संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधे पूर्वोत्तर में प्रवेश करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। वो उनका अपना क्षेत्र था। यही मुख्य कारण है कि चीनी सेना को हारने पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका के सीधे पूर्वोत्तर में प्रवेश करने की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चीन ने भले ही जीत न पाया हो लेकिन उसने लड़ाई लड़ी है, इसलिए आपको सोवियत संघ को इस खेमे के प्रमुख के रूप में अपनी स्थिति दिखाने के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान करना चाहिए, है ना? तो इस तरह चीन का सक्रिय रूप से समर्थन करें बजाय इसके कि चीन सोवियत संघ से संयुक्त राज्य अमेरिका का विरोध करने के लिए सेना तैनात करने की भीख मांगे। पर्याप्त सोवियत समर्थन के साथ हम बड़ी सोवियत उपस्थिति के बिना भी संप्रभुता बनाए रख सकते हैं और यालू नदी पर अमेरिकी सेना को रोक सकते हैं। लेकिन अगर चीन जीत गया तो सोवियत संघ को समर्थन की भीख मांगनी पड़ेगी ताकि चीन सोवियत संघ को अपना बड़ा भाई मानता रहे और अपना प्रभुत्व बनाए रखे। आपके गुट को ऐसे शक्तिशाली जनरलों की सख्त जरूरत है। चीन एक घनी आबादी वाला देश है। अगर वो विकसित होता तो सोवियत संघ पर सैन्य दबाव काफी कम हो सकता था। दरअसल कोरियाई युद्ध का अंतिम परिणाम सभी ने देखा था, इसलिए आपकी हर सांस कमाई हुई है। आप जितने दृढ़ निश्चयी होंगे उतने ही ज्यादा लोग आपकी मदद करेंगे। आप जितने नरम होंगे उतने ही ज्यादा लोग आप पर कदम रखेंगे। यही असली वजह है
कि आज हम चेयरमैन माओ और चीनी पीपल्स वॉलंटियर आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और यही वजह है कि कोरियाई युद्ध को हमारे राष्ट्र का संस्थापक युद्ध माना जाता है। 8 अक्टूबर को चेयरमैन माओ ने चीनी पीपल्स वॉलंटियर आर्मी के गठन का आदेश जारी किया और पेंग देहुआई को सेनापति और राजनीतिक कमिश्नर नियुक्त किया ताकि वे विदेशों में सैनिकों का नेतृत्व कर सकें। 9वीं कोर, जो उस समय युद्ध की तैयारी के उच्चतम स्तर पर थी, को फुजियान से सीधे कोरियाई युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया था।